ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेज में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और यहाँ वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेके घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है।
अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। फर्ज कर लें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले